अध्याय से चुना गया। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत है जिनका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में भाग लिया। प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों एवं देशी रियासतों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। प्रांतों के प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया: मुस्लिम, सिख और साधारण। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति की 2 उप समितियां हैं: मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। क्रय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 समान, 69 मुस्लिम, 4 सिख। भारतीय संविधान के सदस्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। 22 जनवरी 1947 ईस्वी उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई। इनमें से प्रमुख समिति वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 ईस्वी का संकल्प पारित करने का प्रारूप समिति का गठन किया गया। इनके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, N. गोपाल स्वामी अयंगार, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगार, कन्हैयालाल, मणिकलाल, मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, BL मित्र के स्थान पर DP खेतान 1948 ईस्वी की मृत्यु हुई। TT कृष्णमाचार्य को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अम्बेडकर को पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बम्बई से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी योजना के अनुसार देश को बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी रियासतों के लिए थे। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी में प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 ईस्वी में मंत्री और विभाग को था। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, C. गोपालचारी शिक्षा, HC भाभा कार्य खान और बंदरगाह, CH भाभा, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी में लियाकत अली खान वित्त, II चुंद्रीकर वाणिज्य, अब्दुल रब नस्तर संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, बंगाल SCF चीफ, गजानतर अली स्वास्थ्य। करा है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी संविधान सभा की अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर पूरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा
द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इसी समय संविधान को 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलवी अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, C.H. भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, R.K. शनमुगम शेट्टी वित्त, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, V.N. गौडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान का निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,93,96,729 रुपये व्यय हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली पहली नई संसद का निर्माण भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। इसने मई 1949 ईस्वी को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की। भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है, उन्हें संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया। संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित कर यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियाँ को केंद्र बिंदु का स्रोत भारत के लोग ही हैं।
प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। तीसरा में प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 ईस्वी के निर्णय में घोषित किया गया। बेरुबाड़ी यूनियन बाद में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था तथा प्रस्तावना की संविधान मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा को नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसे संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा संबंधी सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी से आपातकालीन के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहता है कि नोट, भारतीय संविधान के अनेक देशी एवं विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से ही या तो शब्दशः ले लिए गए हैं, अधिनियम से लिए गए या शब्दशः ले लिए गए, या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची इस भारतीय संघ के घटक राज्य 29 घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री, उच्चतम
एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे के बारे में दिया गया तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूची हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान को लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान को लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थे। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को, 1992 में 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को, और 2003 में 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य में संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक मान्यता प्राप्त थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। 11 जनवरी 2007 ईस्वी में संविधान की पीठ में एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय के इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची में कराया संविधान के 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई। इसमें 12वीं अनुसूची कह रहा है कि 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती संस्थाओं के कार्य के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय संस्थाओं का कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। देशी रियासतों को भारत में विलय, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में मिलाया गया। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत राज्यों का संघ है। इसमें
28 राज्य 8 संघ केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 में भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 में है भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों एवं शर्तों पर जो ठीक समझे नए राज्यों को प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 3 नए राज्यों को निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं इसकी जांच संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया तथा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भाषीय आधार पर कार्यों को पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल और सिद्धारमैया जेबीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामल्लू की मृत्यु हो गई। रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में इस भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इनके अन्य सदस्य पंडित हृदय नाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पानिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में गठित हुआ। नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकाल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन एवं दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को प्रथम प्रविष्टि में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय राज्य। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और क्षेत्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः यह संविधान निकाय के निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई।
कराए। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। पूर्वोत्तर परिषद में इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1972 ईस्वी अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित हैं। 1994 ईस्वी में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद की 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। अब है भारतीय संविधान के भाग। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक। नागरिकता 5 से 11। मौलिक अधिकार 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मूल कर्तव्य 51 के क। संघ 52 से 151। राज्य 152 से 237। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238। निरस्त राज्य। संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। पंचायती 243 से 243 क से न तक। नगर पालिका 243 त से 243 छ तक। सहकारी समितियां 243 य से यन तक। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से और 244 के क। संघ राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक। वित्त संपत्ति संविधाएं और बाद 264 से 300 के क। भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। अधिकरण 323 क से 323 ख। निर्वाचन 324 से 329। निर्वाचन कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342। राजभाषा 343 से 351। आपात उपबंध 352 से 360। प्रकीर्ण 361 से 367। संविधान संशोधन 368। भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसके पश्चात भारत में जन्म हुआ, उसका जन्म भारत का नागरिक होगा। जन्म से भारत का नागरिक होगा। बाद राजनयिकों के नायकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार को देशीकरण द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोगों को पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि को 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हैं। वे व्यक्ति जो अविवाहित भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं। वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुके हैं या भविष्य में करेंगी। भारतीय नागरिकों को नाबालिग बच्चे। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में
निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किया गया। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत के नागरिक हों। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक रहना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जा सकती जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी को जम्मू कश्मीर तथा असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का परित्याग से, किसी अन्य देश के नागरिकता स्वीकार कर लेने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य के अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्ति का अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करती है। मौलिक अधिकार है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। संविधान का भाग 3 भारत का अधिकार पाठ मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान 352 अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के आधार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान का अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। 1931 में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों को प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मौलिक अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधि के समझ समता। इसका अर्थ है कि सभी राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म नस्ल एक समान लागू करेगा। सभी व्यक्ति को एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के धर्म मूल वंश जाति लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।
भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना का परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 के एफ संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के ए बोलने की स्वतंत्रता, 19 के बी शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा बनाने की स्वतंत्रता, 19 के सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 के डी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19 के ई देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता। अब बात जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 19 के जी कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ दिल्ली है, जबकि 4 अन्य पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के देश से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 21 के ए राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो वह 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की अधिकार होगा। निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4 और 5 तथा 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तारी किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा के निरुद्ध में कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाता है उन्हें प्रकट
करना आवश्यक नहीं। निरुद्ध व्यक्ति का निरोध आदेशक के विरुद्ध अभ्यवेदन करने के लिए शीघ्रातीत अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध के संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ। निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोधन अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिष्ठा के लिए प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा तथा यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हुआ। अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीसा 44वें संविधान संशोधन 1969 ईस्वी इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1969 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करी के लिए नजरबंद की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। आतंकवाद एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने हैं उनमें से सबसे अधिक प्रभावी एवं सर्वाधिक कठोर कानून 23 मई 1955 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। टाडा को पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, इसे 25 अक्टूबर 2001 को इसे लागू किया गया था। पोडा टाडा का ही एक रूप था। इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित कर दिया गया। 21 सितंबर 2004 को इस अध्यादेश को समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री बेगारी इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम निषेध ठहराया गया, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाना, खाना या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने धार्मिक विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने के हेतु बाध्य नहीं कर सकते। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है
और सरकार उसे अनुदान देने के लिए कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उचित न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 तरह के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। बंदी पच्चीकरण, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सेंट्यूरी, अधिकार परीक्षा लेख, क्विटोब्रांट। बंदी पच्चीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय में बंदी पच्चीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थिति करे जिसमें न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। परमादेश को लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य को निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उनके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध लेख या आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेषण इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अधिकार परीक्षा लेख जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में कार्य करने को उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, जो न्यायालय की अधिकार परीक्षा को आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय के पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें से अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 ईस्वी के निर्णय को अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी अर्थात संसद मूल अधिकारों को संशोधन नहीं कर सकती है। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 संशोधन किया गया है तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार के किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी के निर्णय के अनुसार यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने के अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन में की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है।
इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, यानी वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकतर कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से में किया गया। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 ईस्वी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों को गवर्नरों को जारी किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38 राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का सामान्य और निःशुल्क विधि सहायता, सामान्य कार और समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अनुच्छेद 39 के समान सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 के धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 15 अगस्त 1995 में प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना। अनुच्छेद 42 काम में न्याय संगत और मनोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 काम करो के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। राज्य में नीति निर्देशक तत्व का ऐसा चेक है जो बैंक सुविधानुसार अदा करेगी, यह कथन केटी शाह का है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर करा। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, यह आयरलैंड के संविधान से, यह यूएसए के संविधान से। यह भाग 4 में है और यह भाग 3 में है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। समाज की भलाई के लिए होता है, व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है। राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, इसके पीछे कोई मौलिक कानूनी मान्यता प्राप्त है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के महत्व को घटाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होता है, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है।
स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा और 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क तक के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान को पालन करे, वह उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा, हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियां के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने को सतत प्रयास करें। 11वां, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संशोधन। संघीय न्याय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति अब है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होगा, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद पर हो या संघ तथा अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति संघ या किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54। इसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावित, 50 सदस्य अनुमोदित होते हैं। एक ही व्यक्ति को जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में संबंधित विवादों को निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। अब है भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा डॉक्टर बीबी गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, छठा नीलम संजीव रेड्डी, सातवां ज्ञानी जैल सिंह, आठवां RK वेंकटरमन, नौवां शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वां डॉक्टर KR नारायणन, 11वां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12वां प्रतिभा पाटिल, 13वां प्रणब मुखर्जी, 14वां रामनाथ कोविंद। बीबी गिरी 3 मई 1969 ईस्वी से 20 जुलाई 1969 तक न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक
एवं बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद के रूप में रहे। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56 पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 71 के ए के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम पर हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति निम्न दशाओं के 5 वर्ष के पहले ही पद त्याग कर सकता है। पहला, राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर। अनुच्छेद 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 के 1 में उल्लिखित है, वह संविधान का अतिक्रमण है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 के 61 राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है उसमें 2/3 प्रस्ताव पेश है कि उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस स्थिति से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति के 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्त पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 के किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण कर लेता है। अनुच्छेद 56 के ग ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया गया है, जो यह संबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर भी उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय से उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति के वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते में प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य।
राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति कर सकता है: भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, अन्य सदस्य, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, भारत के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों में मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त है: संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार है। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू कानून बनता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति आवश्यक है। ये में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। धन विधेयक अनुच्छेद 110। संचित निधि के व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117 के 3 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। ई में कह रहा है कि राज्यों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम निबंध कर लगाने वाले विधेयक। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई सहमति हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 113 के 3। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में अंग भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। अनुच्छेद 331 के। इसी प्रकार कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों को पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। 80 के 3 में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में हो तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। सैनिक शक्ति। सैन्य बलों को सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनैतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराध को दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने तथा उसका परिलंबन या परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। जब क्षमा दान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ।
आपातकालीन काल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात को लागू कर सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफल होने से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 न्यूनतम अवधि 2 माह। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1996 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया। भारत में राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल बीबी गिरी ही निर्वाचन के समय पूरे चक्रण की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो केवल 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है।